Hello students, class 11 business studies chapter number 7 कंपनी का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस चैप्टर में आज जो हमें टॉपिक देखना है वो है कंपनी के प्रमुख प्रलेख यानी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हैव टू सबमिट सो मैनी डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उस टाइम जब मैंने वो टॉपिक आपको बताया था तब शॉर्ट में डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी थी। नाउ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट से, दैट इज़ पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट because it is stated अबाउट कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की जो भी पावर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एंड इवन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट्स को भी डिफ़ाइन करता है। कंपनी का वर्किंग एरिया क्या होगा ये भी इसमें डिफ़ाइंड होता है। कंपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है, वो ही वर्क कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्डेड होते हैं। इस टाइप से ये जो डॉक्यूमेंट है कंपनी और आउटसाइडर्स के रिलेशन को डिसाइड करती है। इसका मेन एम शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स या और भी अदर पर्सन्स जो कि कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के राइट्स, कंपनी के वर्किंग एरिया, इन सब की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू होती है। तो इसका मेन एम यही है कि आउटसाइडर्स को कंपनी के इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जनरली ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें चेंजेस बहुत इजीली नहीं होते। दैट्स वाई वेन एवर एनी कंपनी डिज़ाइन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत केयरफुली, बहुत सोच कर, ध्यान से एकदम इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तरीके से ये एक कंपनी का बेस है जिसके ऊपर कंपनी की पूरी बिल्डिंग जो है वो स्टैब्लिश होती है। ओके, सो ये तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम के विशेषताएं। ओके, सो मीनिंग से ही काफ़ी सारे पॉइंट्स निकलेंगे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत डॉक्यूमेंट यानी प्रलेख होता है। ये कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमा निश्चित करता है, यानी ये वो लिमिटेशंस डिसाइड करता है जिसमें कि एक कंपनी को वर्क करना होता है। हर कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर ही वर्क करना होता है, उसके बियॉन्ड जाकर कोई भी कंपनी वर्क नहीं कर सकती है। ये डॉक्यूमेंट कंपनी एंड आउटसाइडर्स के रिलेशन को डिसाइड करती है। इसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ भी स्पष्ट होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के राइट्स भी इसके थ्रू डिफाइन होते हैं। अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर कोई वर्क करती है तो ऐसे वर्क जो है वो वेस्टफुल होते हैं। इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का, तो इसमें चेंजेस बहुत इजीली नहीं हो सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है फॉर चेंजिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो ये सब हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। पार्षद सीमा नियम की आवश्यक बातें या विषय सामग्री। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक्ट
के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट इज़ नाम वाक्य यानी नेम क्लॉज। कंपनी का जो नेम है डिसाइड करते टाइम बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज़ कंपनी का नेम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के सेम ना होना चाहिए, ना ही मिलता जुलता होना चाहिए। कंपनी में कोई ऐसा वर्ड भी नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक जो है कंफ्यूज हो। ओके, पब्लिक कंपनीज़ अगर कोई होती हैं तो उनके एंड में लिमिटेड वर्ड आता है, और अगर कंपनी प्राइवेट है तो कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना कंपलसरी है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो वर्ड्स बैन हैं वो नेम्स ऐड नहीं होना चाहिए कंपनी के नेम में। ठीक है, कोई ऐसे नेम्स नहीं होना चाहिए, जैसे कई बार क्या होता है जैसे शासन वर्ड यूज़ कर लिया, ओके, या ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर लिया जिससे कंपनी का है कंपनी प्राइवेट पर नाम से लगे कि नहीं ये तो गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए या सेम वैसा भी नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसे वर्ड्स उसमें होने चाहिए जिससे कि कंपनी पब्लिक जो है कंपनी के नेम को लेकर कंफ्यूज हो। सेकंड थिंग है, सेकंड पॉइंट, रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एकदम क्लियर कट मेंशन होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, ये किस स्टेट में होगा एंड कौन से न्याय क्षेत्र में होगा, ये मतलब क्लियर इसमें डिफाइंड होना चाहिए। ओके, सो दैट इसे देख के हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ कंपनी का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य वाक्य यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज। किसी भी कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज है वो यही है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड साथ में कंपनी का जो वर्किंग एरिया है, लिमिटेशंस हैं, वो भी इसमें डिफाइंड होती है। ओके, सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्लॉज को डिसाइड करते टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट वे में केयरफुल रहना चाहिए। ये कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड होना चाहिए जो कि कंपनीज़ एक्ट के भी बाहर हो। ओके, सो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के लिमिटेशंस, वर्किंग एरिया, ये सब डिसाइड करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट है इसके बाद दायित्व वाक्य यानी लाइबिलिटी क्लॉज। ये क्लॉज कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी को डिफाइन करता है। शेयर्स या गारंटी के थ्रू लिमिटेड कंपनीज़ जो हैं उन्हें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लियर कट वे में डिफाइन चाहिए कि शेयर होल्डर्स का जो कि लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ओके, इस क्लॉज के थ्रू ये क्लॉज में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स के अमाउंट तक की लिमिट तक ही कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आपने अगर आपको ध्यान हो, हमने जब पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ी थी तो एक चीज़ पढ़ा था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड होती है। ओके, यानी असीमित दायित्व होते हैं साझेदारों के। क्या मीनिंग होता है उसका कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपनी लाइबिलिटीज़ को कम्प्लीटली पे करने में अनेबल रहती है, इन दैट कंडीशन पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेक्रीफाइस करनी होगी फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स लाइबिलिटीज़। ओके, तो ऐसे ही कंपनी जो है, जनरली कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट समटाइम्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज़ भी होती हैं। ओके, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो इसका ये सेंस रहता है कि शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स का जितना अमाउंट पे कर दिया है
उतना ओके, बट जो अमाउंट पे नहीं किया है, अनपेड अमाउंट के लिए शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओनली। ओके, आफ्टर दैट कंपनी के लोन्स या कंपनी की लाइबिलिटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है। ओके, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी जो होती है, उनका जो दायित्व वाक्य यानी लाइबिलिटी क्लॉज है वो होता ही नहीं है, और उससे समझ में आ जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। इन दैट कंडीशन कंपनी की लाइबिलिटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेक्रीफाइस किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट है पूंजी वाक्य यानी कैपिटल क्लॉज। इस क्लॉज में ये रिकॉर्ड किया जाता है कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी एंड उसे कितने रेट के कितने शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा। ओके, एंड जो उद्देश्य पत्र है यानी ऑब्जेक्टिव लेटर है, उस पर साइन करने वाले हर एक पर्सन अपने नाम के आगे उसे ये भी क्लियर करना चाहिए कि उसने पर्टिकुलरली कितने शेयर्स परचेस किए हैं कंपनी के। ठीक है, जितने भी पर्सन साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर या कंपनी के और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर साइन करने वाले पर्सन को कम से कम एक शेयर परचेस करना ज़रूरी होता है। ओके, देन लास्ट क्लॉज है संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य यानी आर्बिट्रेशन क्लॉज। हर एक प्राइवेट कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इस पे कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे एटलीस्ट 7 पर्सन्स के साइन होने चाहिए जिन्होंने कंपनी के शेयर परचेस किए हैं। साइन करने से पहले ये सब पर्सन्स एक डिक्लेरेशन भी लिखते हैं जिसमें वो ये डिक्लेयर करते हैं अपने नेम एंड एड्रेस के साथ में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वो कंपनी को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं एंड उनके नेम के आगे जितने शेयर्स रिकॉर्डेड हैं उतने शेयर्स परचेस करना वो तैयार हैं, कंसेंट है उनका इस सब वर्क के लिए। ओके, यानी वो अपना एक रिटर्न कंसेंट देते हैं कि हाँ ये कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम रेडी हैं और उसके लिए हमें जो शेयर्स परचेस करना है वो इतने शेयर्स हैं और हम इन्हें परचेस करने के लिए रेडी हैं। ओके, एंड नेम एंड एड्रेस के साथ ये साइन भी करते हैं इस पर। ओके, तो ये तो थे सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट या मेन कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन या अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम। As I told you that alteration in memorandum of association is not easy, तो obviously पार्षद सीमा नियम को प्रिपेयर करते टाइम बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया जाना चाहिए इसे, बट बाय चांस अगर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू चेंज एनी पॉइंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो चेंज किया जा सकता है, बट ये क्वाइट डिफ़िकल्ट वर्क है बिकॉज इसमें फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड होती है जो कि डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। ओके, सो बाय चांस कंपनी अगर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टरेशन करना चाहती है, चेंज करना चाहती है, तो उस कंडीशन में स्पेशल प्रपोज़ल पास करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट और एंड कोर्ट के थ्रू कंसर्न लेटर लेना पड़ता है और उसके बाद ही चेंज कर सकते हैं। हाँ, हालांकि कैपिटल क्लॉज में अगर चेंज करना हो तो उसके लिए स्पेशल प्रपोज़ल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जनरल प्रपोज़ल पास करके भी कैपिटल क्लॉज को कवर अप किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। बिकॉज बहुत सिंपल थिंग है, कंपनी अगर चाहे तो इन फ्यूचर न्यू प्रोजेक्ट के लिए या एक्सपेंशन के लिए कैपिटल को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच सकती है डेफिनेटली। तो उस कंडीशन में ये तो बहुत नॉर्मल है
ओके तो इसके लिए स्पेशल प्रपोजल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर अदर क्लॉजेस में चेंजेस करना हो देन इन दैट कंडीशन स्पेशल रिजोल्यूशन या स्पेशल प्रपोजल पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोर्ट से कंसेंट लेटर रिसीव करना पड़ता है। एंड आफ्टर रिसीविंग कंसेंट लेटर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकती है। ओके, होप सो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझ में आया होगा। थैंक यू।